स्वामी जी, आम इंसान तो मोदी जी की नोटबंदी को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि हम सब अर्थशास्त्री हैं नहीं। पर आपका नजरिया क्या है कि आम इंसान के लिए कितना अच्छा है और कैसे ये पहले की सरकारों से बेहतर है या खराब है? इनका जो भी मुद्दा है नोटबंदी का, वो हम लोगों के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि हम सब अपने बारे में जानना चाहते हैं, हमारी क्या पोजीशन रहेगी नोटबंदी के बाद, हमारे व्यापार पे या नौकरी पे कैसा असर आएगा, और पूरी तरह से देश पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? चलो देखो, पहली बात यह है कि नोटबंदी का मुद्दा आरंभ कहां से होता है? आरंभ होता है कि कालाधन बाहर आना चाहिए। कालाधन बाहर आना चाहिए। काले धन की एक परिभाषा है सरकार के हिसाब से। काले धन की एक परिभाषा है कि जो लोग इनकम टैक्स बचा के और सरकार तक पहुंचने नहीं देते हैं और रस्तों से उसको बचाते हैं, इसे काला धन की परिभाषा कहा गया। साथ साथ ये कहा गया कि काले धन को बाहर लाने की जरूरत क्या है। तो उसके लिए एक दिन जेटली जी कह रहे थे कि भारत का जो सालाना बजट होता है वो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का होता है, और हमारे पास जो इनकम टैक्स आता है वो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स आता है। ओके, तो इन सबको देखते हुए नोटबंदी की गई। लेकिन नोटबंदी करने का जो पहला नजरिया था वो ये था कि कम से कम 2 या 3 लाख करोड़ रुपया हमारा ऐसा होगा जो नहीं आ पाएगा। यानी कि 15.5 लाख करोड़ रुपया जो हमारा मार्केट में फैला है 1000 और 500 का, उसमें से लगभग 10-11 लाख करोड़ आ पाएगा, 4-4.5 लाख करोड़ नहीं आ पाएगा। तो ये जो काला धन है वो हमारा हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपया आ गया। ये 5-6 दिन पुरानी बात है और मेरे ख्याल से 5-6 दिन में और भी पैसा आया होगा, जिसका लगभग 15 लाख करोड़ मान लीजिए। 15 लाख करोड़ रुपया आ गया और केवल 50,000 करोड़ रुपया नहीं आ पाया। क्या ये 50,000 करोड़ रुपया काला धन है? बिल्कुल नहीं। 50,000 करोड़ रुपए उन लोगों के पास हैं जो एनआरआईज हैं, विदेशों में रहते हैं। नेपाल के रहने वाले लगभग सभी व्यक्ति के पास हिंदुस्तान का एक आध नोट 500 का या 1000 का होगा। उन सब की वैल्यू कनाडा में रहने वाले सारे ही पंजाबियों के पास 8 से 10,000 रुपए कैश हिंदुस्तान का है, जो उनका खराब हो गया। मेरे जानने वाले कई हैं, किसी का 40,000, किसी का 20,000, किसी का 10,000। अमेरिका में बहुत लोग ऐसे हैं जिनका इस तरीके से है। तो एटलीस्ट जो 50,000 करोड़ रुपया नहीं आया, वो भी कोई काले धन वालों का नहीं बचा रह गया। काले धन वालों ने तो सब अपना सफेद का काम कर लिया। बल्कि काले धन वालों की व्यवस्था तो एक तरीके से ऐसी हो गई जैसे रक्त बीज। रक्त बीज कहा जाता था कि एक राक्षस था रक्त बीज, जब उसे मार देते थे तो उस जैसे 10 राक्षस पैदा हो जाते थे। तो यदि किसी एक राक्षस के पास 1 करोड़ का काला धन था तो उसने 50 लोगों के खाते में 2-2 लाख करा के वो कर दिया। यानी कि पहले एक आदमी भ्रष्टाचार करता था, अब 50 आदमी भ्रष्टाचार करने लगे कमीशन लेके। लेकिन आपने 50 लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका दिया। इस हिसाब से संख्या लाखों लोगों की है जिन्होंने इस भ्रष्टाचार में लोगों की ब्लैक मनी व्हाइट मनी करने का काम किया। और इनमें भाजपा के भी लोग हैं शामिल, जो तुम्हें देशद्रोही कहेंगे, मुझे देशद्रोही कहेंगे, वो भी शामिल है इसमें, बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं। मोदी समर्थक जो कहते हैं मोदी के मुद्दे पे हम साथ हैं, वो भी ब्लैक मनी और व्हाइट मनी में लगे हुए थे। तो ये सारी बात गड़बड़ है। दूसरी चीज गड़बड़ कहां पे है? पहली बात तो यह है कि सरकार इनकम टैक्स इतने ज्यादा लोगों से लेना चाहती है। उसका कारण यह है कि आज तक हिंदुस्तान में केवल 25 लाख लोग हैं जो कि टैक्स जमा करते हैं, जबकि सरकार के आंकड़े के हिसाब से कम कुछ नहीं 5 करोड़ लोगों को टैक्स जमा करना चाहिए था। तो 25 लाख लोग यानी कि 20 गुना आदमी टैक्स जमा करे तो सरकार की ऐसी नीयत है। लेकिन तुम्हारी टैक्स की प्रणाली ऐसी है, चाणक्य की तारीफ करते तुम थकते नहीं। और चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि यदि जनता पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स का बोझ लादा जाएगा और सरकार के पास पैसा आएगा तो उससे सरकार के मंत्री भ्रष्ट होते हैं। ये चाणक्य नीति है।
तो चाणक्य नीति के तहत जनता पे कम से कम लोगों पे टैक्स लगाना चाहिए। अब मैं अपनी बात करता हूं। मेरी एक कंपनी है जो सरकार को टैक्स देती है। मैं सरकार को टैक्स देता हूं, 1 लाख रुपए कमाने पे 30,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता है हमको। 1 लाख पे 30,000 रुपए। और जितने खर्चे करते हैं उसके बिल लगाते हैं, उस पे 15% देते हैं। वो 15% के टैक्स पे मिलता है। यानी कि हमसे तुम 1 लाख हमने मेहनत से कमाया, तो उसमें से 30 लाख रुपए 30,000 ले लेते हो। भाई ये बताओ, यदि हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी तो तुम कौन सा हमें 30% वापस करोगे? क्या कोई सिक्योरिटी ऐसी देते हो? कोई सिक्योरिटी ऐसी तुम नहीं देते। हम बीमार हो जाएं तो डॉक्टर को दिखाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तुम्हें हम टैक्स देते हैं, सरकार को हम टैक्स देते हैं। इस टैक्स का क्या हो रहा है? इसमें गड़बड़े सुनो। रोड टैक्स हमसे तब भी लिया जाता है, हम कार लेके जाते हैं, हम साले को रोड टैक्स देते हैं, हम सब जगह पर्ची कटाते हैं। वाटर टैक्स हम देते हैं, हाउस में रहते हैं हाउस टैक्स हम देते हैं। मतलब एक बार हमने मकान ले लिया, जिंदगी भर टैक्स देना है। हाउस टैक्स भी हम देते हैं, बिजली का बिल हम देते हैं, हर चीज हम देते हैं। सरकार हमें क्या देती? सरकार ये कहती है कि हमें देने के नाम पे सरकार कहती है हम आपको सेना की सुरक्षा देते हैं, पुलिस की सुरक्षा देते हैं, कानून व्यवस्था हम आपको देते हैं। मुझे नहीं नजर आता हिंदुस्तान में कहीं कानून व्यवस्था है और पुलिस में कोई फ्री में काम होता हो। पुलिस के नाम पे तुमने गुंडे रख रखे हैं जो कि हर बात के मांग लेते हैं, एक रिपोर्ट लिखाने के पैसे दिए जाते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे मैं एक पहली ऐसी बात कह रहा हूं जो किसी भी व्यक्ति ने आज तक कहने की हिम्मत नहीं की। आपको तारीख लेने के 40 रुपया देने पड़ते हैं। आज की तारीख में देने पड़ते नहीं, 40 रुपया जज के सामने आपसे ले लिए जाते हैं। ये हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है। और मैं नहीं समझता कि जो भी गया होगा न्यायालय में उसको ये पता नहीं होगी। कोई विरोध करता है? आज तक किसी टीवी चैनल ने इसको दिखाया? कोई नहीं दिखाता। क्या कौन ये नहीं जानता कि सरकार वहां पे जो है हमसे पैसे लिए जाते हैं? और उससे पूछो जो ये पैसे लेता है कि तुम ये पैसों का करते क्या हो, तो वो बताता है कि जज साहब के प्रेस के खर्चे हम देते हैं, दूध का खर्चा हम देते हैं, ये सब जज साहब के वो खर्चे देता है। तो जिस देश में ऐसी कानून व्यवस्था हो, क्या दूसरी बात, हमें नहीं चाहिए देश पे लड़ाइयां। हमें तुम सुरक्षा के नाम पे भी क्या दे रहे हो? आतंकवाद चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये सब बातें बंद होनी चाहिए। अब दूसरी बात आ जानी चाहिए। सरकार ये कहती है कि तुम जो बिजनेस करोगे उसके फायदे का हम 30% लेंगे। ठीक है, अब जरा मैं सरकार से हिसाब मांग लूं कि सरकार जो बिजनेस करती है उसका हमको कहां फायदा दिखाती। सरकार क्या बिजनेस करती? सरकार रेलवे चला रही। हिंदुस्तान का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे, इसकी कमाई फायदे में क्यों नहीं जाती? कभी सरकार चिंतन करती? इतने लाखों लोगों को तुमने लाइन में खड़ा कर दिया बैंकों की, क्या तुमने रेलवे के कर्मचारियों की ड्यूटी सही से लगाने की सोची? क्या उसको गलत तरीके से जो लेट होती हैं उस पर कोई चिंतन किया? हिंदुस्तान में एक व्यक्ति के पास यदि एक बस हो आज की तारीख में, तो एक व्यक्ति जो बस रखता है वो प्रतिदिन 10,000 रुपए कमाता है। 10,000 कमाता है। सरकार के पास, मेरे पास सरकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन अनुमान है कि कम से कम 2 करोड़ बसें होंगी पूरे हिंदुस्तान में। ठीक, 2 करोड़ बसें, 10,000 नहीं, यदि 5,000 रुपए के फायदे तक भी तुम पहुंचा पाओ तो एक दिन में तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपए कमाई पहुंचेगी। और मैं कहता हूं मोदी जी, आप चिंता मत करो, आप एक टेंडर जारी करो कि एक बस को, इस रूट की एक बस को 5,000 रुपए प्रतिदिन पे हम सरकारी ठेके पे उठाने को तैयार हैं। एक बस तो मैं लूंगा, एक बस मैं लूंगा, और मैं 5,000 रुपए आपको देके खुश हो जाऊंगा। रोज के 1.5 लाख रुपए महीना दे सकता हूं, जिस तरीके की आप अपनी बसों को सब देते हैं। तो यदि आप अपने डिपार्टमेंट संभाल लें, आप बसों का डिपार्टमेंट संभाल लें, 10,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 365 दिन के अंदर आपके पास लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए आते हैं।
3.5 लाख रुपए करोड़ को मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूं कि आपके पास 3.5 लाख करोड़ कमाने का अवसर है, लेकिन आपका पूरा डिपार्टमेंट घाटे में जाता है। परिवहन डिपार्टमेंट हमेशा घाटे में गया है, और आपका जो 20 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है उसमें से आप एम्प्लॉइज को जो पैसा देते हैं वो भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का होता होगा। तो 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा वो भी बचेगा यदि आप अपने एम्प्लॉय को ही बसें दे दें। आप कंडक्टर और ड्राइवर से ही कह दें कि हम तुमसे 5,000 रुपए प्रतिदिन बस का लेंगे, बाकी की कमाई तुम रख सकते हो, हम तुम्हें कोई भी तनख्वाह नहीं देंगे। ऐसा नियम बनाओ, तुम बिजनेसमैन के ऊपर हावी हो कि मैं तुमसे लेके रहूंगा। अरे तुम खुद जो बिजनेस कर रहे हो उसको तो सुधारो, तुम जो खुद बिजनेस कर रहे हो। और दूसरी बात, इन्होंने फायदा पहुंचाया, गरीबों के फायदे की कहीं कोई बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूं। आपने लोगों पे सिर्फ बैंकों को फायदा पहुंचाया। आप कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं। बैंकों के जब तुम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर दोगे, हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान ने मोदी जी की बात मान ली और कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया। कैशलेस ट्रांजैक्शन में मैन पावर कम हो जाएगी, जैसे एटीएम सब बंद हो जाएंगे। एटीएम बंद होंगे, वहां बैठने वाला एक दरबार बंद हो जाएगा। जिसके घर में एटीएम लगा है, जिसको 10 से 12 हजार रुपए उसकी किराया मिलता था, वो मर जाएगा। सिर्फ बैंकों की बचत होगी। अब उनको चेक भी ज्यादा काटने का झंझट नहीं, कैश भी गिनने वाला एक प्राणी नहीं चाहिए। तो बैंकों की एम्प्लॉयमेंट केवल 35% रह जाएगी, 65% खाली हो जाएगा। जो बैंक पैसा भरने जाती थी वो खाली, उसको चलाने वाला ड्राइवर खाली, उसकी सिक्योरिटी के पीछे जो 2 लोग जाते थे उनकी भी नौकरी गई, ऐसे उन सब की नौकरी जाएगी। तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कर रहे। दूसरी चीज, एक तरफ तो आप उनको एम्प्लॉयमेंट कम कर दिया, यानी कि बैंक के खर्चे कम हो गए। दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी इसी 50 दिन के अंदर 1 करोड़ के आसपास कहते हैं स्वैप मशीनें बिकी। और अगर सब लोग ले लें, जैसे ये मन्नी ले लें और सब लोग ले लें, तो ऐसे हिंदुस्तान में कम से कम कुछ नहीं तो 5 करोड़ के आसपास मशीनों की जरूरत पड़ेगी। 5 करोड़ के आसपास मशीनों की जरूरत पड़ेगी हर व्यवसाय के अंदर। अगर 5 लाख करोड़ मशीनें लगी हैं तो आपको मालूम है हर मशीन का किराया 700 से लेकर और 1500 रुपए तक के बीच में महीने का होता है। औसतन 1000 रुपए किराया रख लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 5 करोड़ मशीनों का हर महीने आप 5 करोड़ हजार 5,000 करोड़ है ना, आप 5 लाख हजार करोड़ हो गए, समझे आप इतना पैसा। अब औसत आप लोग गणित कर लेना, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन थोड़ा बिगड़ गया हो। इतना पैसा आप हर महीने बैंकों को फायदा पहुंचा रहे। दूसरी चीज, आपने जितने ट्रांजैक्शन करने हैं हर ट्रांजैक्शन पे 2 रुपए बैंक को, यानी कि पहले हम 100 रुपए एक बार, औसत है कि एक 100 का नोट जब पूरी जिंदगी अपनी चलता था तो लगभग 5 लाख लोगों से गुजरता था। यानी कि एक नोट 100 रुपया अपनी जिंदगी, जो कि उसकी उम्र 10 साल मानी जाती है, तो 10 साल में वो 5 लाख लोगों के पास से गुजर जाता था। यानी कि 10 साल में 100 रुपए के ऊपर 5 लाख लोगों से जब गुजरेगा तो 5 लाख 100 रुपए हुए, उस पे 2% का बैंक ले लेगी। यानी कि 100 रुपए पे इतने रुपया बैंक के पास जाता है। आपने पूरे तरीके से बैंकों को लाभ पहुंचाने की नहीं छोड़ी। और यदि आपका ये लाभ केवल और केवल एसबीआई पे होता तो हमें विश्वास होता। हिंदुस्तान में 1, 2, 3 बैंक सरकारी हैं, बाकी सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर, सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर किसके हैं? अंबानी के भी बैंक है। ये जो चिल्लाता है ना केजरी, ये सब सही चिल्लाता है कि तुम उन्हीं के लिए काम कर रहे हो, उन्हीं को फायदा पहुंचाने का तुम काम कर रहे हो। अब दूसरी चीज आज सुनने में आया कि उन्होंने 4% का घटा दिया। आपने नोटिस किया बात को? कितनी चालाकी भरी बात है। पहली बात तो ब्याज दर भी तो घटी है, जरा उससे भी तो औसत लगाओ। केवल आपको जो ब्याज देना है उसका ही औसत मत लगाओ, आपको जो मिल रहा था उसका भी औसत लगाना। तो लगभग 4% नहीं 1.5% का अंतर आया।
ठीक 1.5% का अंतर आया और वो 1.5% का अंतर उनका कवर हो जाता है जो पहले लोन बांट रखे हैं उसका, तो वही इंटरेस्ट लेंगे। 10 लाख से 7.5 लाख रुपए के आसपास बुजुर्गों की जो बात कही तो थोड़ा समझने वाली बात है। 12 लाख रुपए तक के जो लोन है उन पे तो 3% की बात है। 12 लाख से ऊपर क्या कोई लोन नहीं लेगा? 12 लाख से ऊपर लोन लेने वालों की भी बहुत लिमिट है, उनका तो ब्याज उतना ही रहेगा। तो भाई उनका ब्याज जो आएगा वो तुम दे रहे हो केवल थोड़े से लोगों पे, केवल थोड़े से लोगों पे। तो कुल मिला के बैंकों को ही बड़ा लाभ पहुंचाने की बात है। एम्प्लॉयमेंट भी इससे कम होगा। दूसरी चीज, आज कहीं भी जाके देख लो, मैं जाके देखता हूं, अरे मैं तो आज कैशलेस की बात करते हो, मैं तो 2-3 साल से कैशलेस हूं, मैं तो सारा पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही करता हूं। मैंने ये चीज देखी है कि पहले हम कोई बिल देते थे, हम उनसे कहते थे आप 1000 रुपए का बिल ले लीजिए, वो कहते थे ये चीज 1000 रुपए की आप दे दीजिए। लेकिन मैं उनसे अब कहता हूं कि भैया जब पैसे लिए तो वो भी तो दे दो, बिल भी तो दे दो। आज भी वो कहते हैं 15% एक्स्ट्रा लगाएंगे तब बिल देंगे, 15% एक्स्ट्रा लगाएंगे तब बिल देंगे। तो घोटाले तो आज भी चल रहे हैं। आप गरीबों पे जब हर चीज पे आपका 15% एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा तो उस कंडीशन में महंगाई बढ़ेगी कि सस्ता होगा? महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसका एक परिणाम आता है। मुझे क्रोध किस बात का, जरा वो भी सुन लो। मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, इस देश के हम गुणगान गाते नहीं घूमते पूरी दुनिया में। सच कहे तो पूरी दुनिया के पास हम ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसके गुणगान गाएं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित होती है। 2-3 चीजें हैं। पहला, यहां के लोगों में व्यवहारिकता है। अभी कम से कम इतना समय है कि शाम को मूंगफली खा के बातें कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसा है कि एक आदमी नहीं भी कमाता है घर में, फिर भी कोई बात नहीं, एक कमाता है 4 लोग बैठ के खा लेते हैं। अभी ऐसा चलता है, अभी ऐसा चलता है। जैसे ही महंगाई बढ़ेगी और हम विदेशी पैटर्न पे उतरेंगे, विदेशों में भी कोई भी आदमी खाली बैठ के नहीं खा सकता, घर में हर आदमी को कमाना पड़ता है, हर आदमी को कमाना पड़ता है। जैसे ही हम उस पैटर्न को इस देश पे लागू करेंगे, हमारे देश में भी हर आदमी को कमाना पड़ेगा। और क्योंकि हमारे पास कमाई के इतने सोर्स नहीं है, इसलिए यहां पे उपद्रव बढ़ने वाला है, इसलिए यहां पे उपद्रव बढ़ेगा। बात यह है, अगर कोई देश के लिए सोच रहा है, कोई कर रहा है, क्या वो गलत है? भैया देश के लिए हम भी तो सोच रहे हैं। समझ, जैसे मोदी जी ने स्कीम्स निकाली, उन्होंने नोटबंदी की, और देश के लिए जो कर रहे हैं वो ब्याज भी घटा रहे हैं और अर्थव्यवस्था भी ठीक कर रहे हैं, तो आदमी को ठीक है, कहीं ना कहीं वो देश का हित ही कर रहे हैं। भाई मेरी बात तो सुन, डिजिटल इंडिया कर रहे हैं वो। अरे बात तो सुन, तुम्हें डिजिटल इंडिया से हित दिख जाता है? स्वामी हर एक का बेनिफिट है इसमें। अरे कैसे बेनिफिट है? तुम समझो ना पूरी बात को। बेनिफिट सिर्फ लौट फेर के बड़े लोगों को है, आप लोग वहीं के वहीं रहोगे। ज्यादा के लिए क्लाउजमेंट होती है, उनके लिए ब्याज घटी 12 लाख के लिए। नहीं, इस पे सिर्फ 2 लोगों का फायदा। महंगाई बढ़ेगी तो पैरेलल बढ़ेगी, मैं एग्री हूं। मतलब पहले किसी की मजदूरी अगर 250 रुपए थी, उसकी 400 हो जाएगी, ऑटोमेटिक। मैं इसमें सहमत हूं। लेकिन क्षण के फायदा कहां पहुंच रहा है? फायदा क्षण के पहुंच रहा है बड़े लोगों के पास। तुम वहीं के वहीं रहोगे, तुम मत सोचो कि तुम्हें कुछ बदल जाएगा, तुम वहीं के वहीं रहोगे। सरकार के पास नोट बदलेगा। अब 2 लोगों के पास पैसा पहुंचा। पहला पैसा पहुंचा आपके बड़े उद्योगपतियों के पास, जिनकी ये सब सिस्टम है। भाई क्रेडिट कार्ड होगा, आप मॉल में ज्यादा शॉपिंग करोगे कि नहीं करोगे? आप पे अभी लोन की बात आई, आप पे लोन में छूट हो जाएगी, आप मकान बनाओगे। आपको मकान बनाने में सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज का होता है, आप बताओ? लेबर का खर्चा हो। लेबर है, मटेरियल है, मटेरियल भी है ना। मटेरियल आप अगर लेने जाओगे तो लेबर का खर्चा केवल किसी भी मकान में 15% का होता है, 85% मटेरियल का खर्चा होता है, और वो मटेरियल सब बड़ी कंपनियां बनाती। फिर तुम उन मटेरियल की तरफ भागोगे। दूसरी चीज अभी बहुत सारी समझने, इन्होंने उसी चीज पे लोन दिया जिसपे वो लेके भाग ना पाए।
अच्छा साहब जी, इसका मतलब ये है कि ठीक है, अगर महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो? किसको? नहीं, फिर जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत है। जो बिल्कुल। पहले कांग्रेस कर रही थी वो ठीक थी। मैंने कांग्रेस से मोदी का मुकाबला नहीं किया। मैंने एक चीज कही, आज तक जो होता आया इस सुनो, राजनीति में सुनो। वो सही था। किसी भी चीज की वैचारिक क्रांति के बगैर यदि क्रांति घटित की जाएगी तो ऐसी हालत होगी जैसे महीने 9 पूरे होने से पहले बच्चे को 5 महीने में बाहर निकाल लिया गया। जब भी कभी ऐसा किया जाता है उपद्रव होता है। जब मैं साफ कह रहा हूं कि पहले तो मकसद समझो, हमें मोदी की बुराई नहीं कर रहे हैं यहां पे। मैं यहां मोदी की बुराई करने नहीं बैठा हूं, मैं यहां कहने बैठा हूं कि मोदी जिस बात पे कह रहे हैं कि इस वजह से हमने नोटबंदी लागू की कि हमें लोगों को काला धन का मतलब जो टैक्स नहीं देते वो बाहर लाना है। आप समझो ना, मैं उस चीज की बुराई कर रहा हूं, मैं मोदी की नहीं। उन्होंने जो बात कही उस बात को मैं टेक्निकली तुम्हें समझा रहा हूं कि वो बाहर लाने की तुम्हें उतावलापन सिर्फ यही था कि 20 लाख करोड़ का सालाना बजट होता है, 16 लाख करोड़ का हमारे पास पहुंचता है। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपने सिस्टम को जो कमाते हो उसमें तुम क्या कर रहे हो भाई? उसमें तुम पहली बात यह है कि तुम उसमें क्या कर रहे हो। तुमने हमारी कंपनी पे 30% का टैक्स दिया, हम देंगे, हम देते हैं, लेकिन यार ये तो बता दो हमें घाटा हो जाएगा तो हमें कौन देगा? कुछ सिक्योरिटीज दो ना हमें। इस प्रणाली में तो चाहिए कुछ इस पे भी तो बात कर लो थोड़ी सी। आपको मालूम है पश्चिम में लोन लोग लेते हैं, ब्याज भी देते हैं, इनकम टैक्स सबका कट जाता है, चाहे एक मजदूर भी होता है उसका भी इनकम टैक्स कटता है, लेकिन उसको पूरी ही मेडिकल फैसिलिटीज फ्री मिलती है जितनी भी हो। वहां लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज के लिए बीमे नहीं कराने पड़ते। यहां मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अलग से बीमा कराओ, सड़क के लिए अलग तरीके से टैक्स दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत सारे काम अपने अंडर में करती है जिसको डिपार्टमेंट्स के रूप में उसने बना रखा है। उन डिपार्टमेंट से जो कमाई होती है उस पर कोई काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? जब मैं कह रहा हूं कि आप बस दे दो मुझे और मैं आपको 5,000 रुपए एक बस पे दूंगा रोज का, एक रूट की बस हम ले लेंगे। आपको मालूम है बस का कितना बड़ा फायदा होता है। अभी बस के जाके अभी जो बस जाओ तुम किराए पे करने तो मालूम चल जाएगा, एक दिन की बस 20,000 रुपए किराया मांगेगी। मैं तो 20,000 की बात नहीं, मैं 10,000 नहीं, मैं 5,000 की बात कर रहा हूं। और इन पे लाखों बसें पड़ी हुई हैं। उसका सिस्टम सुधारने की बात कर लेते। तुमने पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा के खड़ा किया। अब जरा ये लाइन में लगा के बात देखो कि हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था रुकी, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ और तुम्हारे पास 50,000 करोड़ रुपए आए और 2 लाख करोड़ का घाटा हुआ, तो 1.5 लाख तो तुम इसको कवर करो। तुमने सिर्फ डिजिटलाइज करने के चक्कर में ये कर दिया डिजिटाइल। पहली बात तो अब आप अगर वो तो मैं बातें नहीं करूंगा क्योंकि हर चैनल कर रहे हैं, क्या हर आदमी इंटरनेट जानता है? नहीं। और फिर डिजिटलाइज करने के लिए तुम्हें इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। अच्छा, क्या ये जरूरी नहीं था? स्टेप किसका? ये मोदी ने लिया, ये स्टेप जरूरी नहीं था? अगर ये स्टेप जरूरी था तो इस स्टेप से पहले कुछ काम बेहतर किए जा सकते थे। मैं ये कहूंगा कि आपको इंटरनेट जब एक जियो जैसी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में फ्री बांट रही है तो यही काम बीएसएनएल क्यों नहीं कर सकती थी? बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, यही काम बीएसएनएल क्यों नहीं कर सकती थी? और यही काम अगर तुम्हें करना है तो तुम सारे कम से कम जितने भी ऐप बनते हैं जो कि डिजिटल पेमेंट के काम आते हैं, जैसे कि जो भी ऐप हैं सरकारी ऐप, मैं ये कहूंगा तुम पेटीएम से क्यों भुगतान करो, पेटीएम से क्यों भुगतान करो, तुम सरकार क्यों नहीं ऐप निकालती? पूरे अपने ऐप साफ कह दे सरकार कि हमें कोई भी प्राइवेट ऐप नहीं चाहिए। प्राइवेट ऐप पे भी मैं इतने सालों से ये करता हूं नेट बैंकिंग, लेकिन आज तक मैंने पेटीएम यूज नहीं किया। मुझे भी इस बात का डर है कि यदि मैंने एटीएम में अकाउंट बनाया पेटीएम में और कहीं पे मेरा पैसा इधर से उधर हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार है? और ऐसा है भविष्य में लड़ाई जब होगी चीन से हो जाए या पाकिस्तान से हो जाए तो भविष्य की लड़ाइयां तोपों से नहीं होंगी। भविष्य की लड़ाइयां होंगी तुम्हारे अकाउंट हैक कर लिए जाएंगे, बैंक का सारा पैसा देश निकाल लिया करेंगे, ऐसी लड़ाइयां होंगी। शायद तुम्हें यह दिखता नहीं, मुझे दिखता है। और चीन जैसी कंपनी का एक आदमी
पेटीएम चलाता है, हिंदुस्तान में कितने करोड़ खाते उसने खोल लिए, सबके बैंक की अकाउंट उसके पास हैं, वो जब चाहे घोटाला कर सकता है। और तुम्हें हिंदुस्तान में बात बता दें, तुमने डिजिटल पेमेंट की तो बात कर दी, अभी किसी के बैंक के खाते से पैसे निकल जाएं तो उसका जो डिपार्टमेंट है जहां तुम केस लिखा सकते हो, उसका भी एक डिपार्टमेंट है। ये तुम्हें नहीं मालूम कि अगर तुम्हारे बैंक खाते में पैसे निकल जाएं 1 लाख रुपए, तो उसकी तुम जहां रिपोर्ट लिखाओगे और वो रिपोर्ट लगा के जहां सुनवाई होती है, उस अदालत में आज तक कोई जज नियुक्त नहीं किया गया, मतलब कोई जज नहीं वहां सुनवाई करने वाला। तुम्हें नहीं मालूम है ये बात कि उस जगह जहां पे तुम्हारा पैसा निकल जाए सुनवाई करने वाला कोई जज नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम दुकान बनाते हो सबसे पहले शटर बनाते हो कि पहले माल भरते हो? शटर क्यों बनाते हो, माल क्यों नहीं भरते? शटर बनाते हो सिक्योरिटी के लिए। जब तक कोई देश सिक्योरिटी की पूरी बात ना कर ले, उसे किसी भी नई चीज को लाने का अधिकार नहीं। पहले सुरक्षा की बात करो। हिंदुस्तान के अंदर सिक्योरिटी कमी है? कहां, पूरी कमी है। आप आज तक मुझे आप ला के दिखा दीजिए कि जितने भी बैंक से घोटाले हो गए, लोगों के पैसे गायब हो गए, एक भी आदमी के पैसे की सुनवाई तक हुई हो। स्वामी जी एक प्रश्न और है, जैसा आपने बताया कि टैक्स के बारे में कि टैक्स हम 30% इनकम टैक्स दे देते हैं और उसके ऊपर से भी बिस्किट तक भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, पर ये टैक्स की पॉलिसी तो बहुत पुरानी है, इसमें तो संशोधन जो है इधर बीच कुछ ऐसा हुआ नहीं, ना ही मोदी ने किया। तो मोदी तो एक बस नया काम कर रहे हैं, इसमें उन्होंने टैक्स को लेके छेड़छाड़ नहीं किया। मैं इसमें दूसरी बात कहने जा रहा था। अगर तुम ये बात आते हो तो मैं मोदी को एडवाइस करता हूं कि तुम अपने टैक्स की प्रणाली में कम से कम टैक्स का परसेंटेज कम कर दो, देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। समझो बात को। इसको हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो आदमी टैक्स ना दे और उसको घोटाला करना पड़े, लेकिन यहां 100 रुपए में से 30 रुपए देते हड़ता है। 100 रुपए में से 30 रुपए देते हड़ता, ये तुम भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूं। और 100 रुपए में से 30 रुपए देते जब हड़ता है तो आदमी घोटाला करता है। 100 रुपए में से 10 रुपए हम भी दे सकते हैं। 10 तो हम तब भी दे देते हैं, मतलब 14-15% दे देते हैं जब हम पिज्जा खाते हैं। लेकिन भाई इतना नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि तुम कम करो टैक्स कम करो और तुम देखो देने वाले बढ़ जाएंगे, और देने वाले जो बढ़ जाएं उनको सिक्योरिटी दो। तुम सीधी सी कह दो कि जो आदमी टैक्स देता है उसकी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी होगी। तुम सीधा सा कह दो कि जो आदमी टैक्स देता है उसके मुकदमों की सुनवाई 5 साल के अंदर होगी। आप कुछ ऐसे लॉ बनाओ ना। आप ये कह दो कि जो आदमी टैक्स देता है उसकी गाड़ी किसी सड़क पे जाएगी तो वो उसको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप ऐसे नियम बनाओ ना। मैं कहता हूं देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। पर एक सवाल और उठता है, क्योंकि मोदी तो अभी बिल्कुल करंट आए हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत पहले। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई आदमी अगर करंट आया हो, जैसे झाड़ू लगाने वाला तुम्हारे इलाके में करंट आया हो, तो 6 महीने तक वो झाड़ू न लगाए, ऐसी माफी चलती है? नहीं। तो इसलिए करंट रेंट की बात मत करो। है तो मैं उनकी बात करूंगा। हम कंपैरिजन करके बात नहीं करते। अगर हम कंपैरिजन करके बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने 65 साल में मान लो बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों से तो ज्यादा ही किया। ये बातें अच्छी नहीं है। मैं यहां कांग्रेस और बीजेपी करने नहीं बैठा हूं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, ये सब साले एक जैसे हैं। इनको देखो, अभी तुम बात करें, तुमने हमारे तो अकाउंट की जांच तुमने करवा ली। अरे तुमने अपने अकाउंट की जांच भी करवानी चाहिए थी, जो तुमने सरकारी बना रखे हैं। ये तुम उसके पार्टी के नाम पे, अरे पार्टी के नाम पे तुमने बना रखे, उसकी जांच की क्यों नहीं बात की? ईमानदारी तब तुम्हारी कहां चली गई? तब तुम्हारी देशभक्ति को कौन सा कीड़ा खा गया था भाई? तब तुम्हारी देशभक्ति को कौन सा कीड़ा खा गया था? और बात करते हैं इस चीज की कि हमने गुप्त प्लान बनाया, हम गुप्त प्लान के तहत नोट बंद किए ताकि किसी को खबर ना हो। तो आपको जानकारी दे दे, इस हिंदुस्तान के अंदर 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं और चारों प्रिंटिंग प्रेस महागुप्त योजना के तहत चलती हैं। वहां के
अंदर क्या हो रहा है इसकी खबर बाहर नहीं आ सकती। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अंदर नोट छप रहे हैं, कौन से क्या बाहर खबर नहीं आ सकती। आप वैसे काम कर सकते थे अगर नोट बदलने थे तो सिर्फ, लेकिन नहीं, नोट बदलने का मकसद नहीं था। मकसद इनका यही था कि किसी तरीके से डिजिटल व्यवस्था को किया जाए। डिजिटल व्यवस्था करने को आपको मालूम है, इस बीच जब लोगों के पास कैश नहीं था तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खरीदारी बढ़ी। ये खरीदारी कहां हुई? ये खरीदारी हुई मॉल में, ये खरीदारी हुई आपके मेगा स्टोर्स में। मेगा स्टोर्स नथुराम का है क्या? है ललुआ का है क्या? ये जो छोटे गरीब लोग हैं इनका किसी का है? मेगा स्टोर्स किसके हैं ये सबको पता है। ये मेगा स्टोर्स की खरीदारी का भी जरा एक आंकड़ा पेश कर दें कि कितने लाख करोड़ रुपए की यहां बिक्री हो गई इतने दिन में। जरा ये भी एक आंकड़ा पेश करना चाहिए कि इनकी बिक्रियां कितनी बढ़ी, उससे पता लग जाएगा असली मामला कहां जा रहा। गरीबों ने तो बेचारों ने अपना चावल दे दे के और किसी ने आटा लिया, किसी ने किसी के बदले वस्तु विनिमय शुरू हो गया। हम अभी इस देश में दो चीजों का एक साथ प्रचार करते हैं, ये डूब मरने की बात है। एक तरफ तो प्रचार करते हैं खेत में हगने मत जाओ और दूसरी तरफ प्रचार करते हैं डिजिटल इंडिया। ये दो बातें एक साथ नहीं चलेंगी। अभी इस पूरे देश में लोग हगने तक तो जाते नहीं है अपने बाथरूम में और सब लोग डिजिटल इंडिया हो जाएंगे। थोड़ा सोचने वाली बात है। दो बातों का प्रचार, एक हमें इस देश की पब्लिक को दो बातें, कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी का जो निर्णय है वो गलत है। मतलब पहली बात ये कहते हैं ये निर्णय पूरी तरीके से गलत है, और जो बातें कही जाती हैं उन बातों में तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उन बातों के तहत मैंने सारी बातें खोली ना, तुम्हें सब बातें बताई ना कि कहां कहां गड़बड़ है। आप कहते हैं कि हमें नोट लेना, तो नोट लेने की तरकीब और है। आप कहते हैं लोग इनकम टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स लेने की तरकीबें बता रहा हूं। आप हो मनीष, तुमने आज तक इनकम टैक्स नहीं दिया, ये मैं जानता हूं। तुम्हारी दुकान पे बिक्री होती है, खूब अच्छी होती, तुम इनकम टैक्स के दायरे में आते, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं तुमसे कहूं कि मोदी जी अगर यही नियम ले आए कि जो ये कराएगा उसके परिवार को सरकारी पूरी भी मिलेगी, मेडिकल की फैसिलिटीज मिलेगी। तुम कहीं भी गाड़ी लेके जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम गाड़ी में इतना तेल सब खर्च करते हो, उसका पैसा भी देते हो, गाड़ी में एक्स्ट्रा पैसे ले लेती सरकार, तो तुमसे कोई भी टोल टैक्स नहीं पड़ेगा। जिसके पास कार्ड होगा कि इनकम टैक्स देता है। हिंदुस्तान में अरबों गाड़ियां हैं, सिर्फ 70-80 लाख गाड़ियां तो दिल्ली में हैं, और टैक्स देने वालों की संख्या कितनी है? केवल 25 लाख पूरे हिंदुस्तान में। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम सिर्फ इतना ही बहुत कर दें कि हम पैसा लेंगे इनकम टैक्स का, थोड़ा सा ब्याज भी कम कर दो, ब्याज